हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल लैब की क्लास में लास्ट टाइम हम लोग सेक्शन 18 के बारे में बात कर आए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 के बारे में। हम सेक्शन 19 को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सेक्शन 19 में टोटल आपके 13 सबसेक्शंस है, 13 उपधाराएं हैं। हम लोग आज 1 से लेकर 7 तक करेंगे, यानी कि सबसेक्शन 1 से लेकर 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसेक्शन 8 से लेकर 13 तक कंप्लीट करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 19 के बारे में। देखिए, हमने, अगर आपको ध्यान है तो सेक्शन 13 में हमने पढ़ा था किराया अधिकरण के गठन के बारे में 13 में। फिर हमने सेक्शन 18 पढ़ा था किराया अधिकरण की अधिकारिता के बारे में कि क्या क्या उसको पावर्स है, क्या क्या उसका जुरिस्डिक्शन है। इसके बीच में हमने सेक्शन 14, 15, 16 पढ़ा था जो प्रोसीजर को लेकर बात कर रहा था। जैसे सेक्शन 14 हमें सेक्शन 6 और 7 की, यानी कि किराए के पुनरीक्षण की प्रक्रिया बता रहा था। सेक्शन 15 सेक्शन 9 के बाद प्रक्रिया बता रहा था। सेक्शन 16 सेक्शन 10 की प्रक्रिया बता रहा था और सेक्शन 9 का आई जो पॉइंट है उसकी बता रहा था। तो इस तरह से हमने प्रोसीजरल जो सेक्शंस पढ़े वो पूरे करे हमने 14, 15 और 16। 13 जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में और 18 जो था वो था जुरिस्डिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में। इसके अलावा हमने एक सेक्शन और पढ़ा था, सेक्शन 17, जहां पर किराया अधिकरण क्या डिसाइड कर रहा था, तिथि डिसाइड कर रहा था कि कब किराया अधिकरण से अपील जा सकती है, किस तिथि को आप अपील मतलब किस तिथि को आप जो है उपसंजात होंगे, कहां पर अपील किराया अधिकरण में अगर पक्षकार अपील करते हैं तो ये सारी चीजें मैंने आपको सेक्शन 17 में बताई थी। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 19 की, जो बात कर रहा है अपील रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में। सेक्शन 19 यहाँ तीनों ही सब्जेक्ट्स को, रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में तो जैसे हमने अलग अलग सेक्शंस में पढ़ा कि उसका गठन अलग पढ़ा, उसकी अधिकारिता अलग पढ़ी। इसके अलावा सेक्शन 19 जो है यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ यहाँ पर आपके लाता है। सेक्शन 19 बात करता है मेनली किन बातों के बारे में, अपील किराया अधिकरण, यानी कि अपील किराया अधिकरण के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके गठन के बारे में कि कौन कौन उसमें होगा। ठीक है, फिर बात करता है अपीलों के बारे में कि किस अपील किराया अधिकरण में अपील की जा सकती है, की जाएगी तो कितने दिन में की जाएगी, पक्षकार कितने दिन में कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनकी लिमिटेशंस क्या होगी, जैसे अपील करने की लिमिटेशंस क्या होगी एंड लिमिटेशंस देयर ऑफ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि हमने जो हमारा सेक्शन 17 पढ़ाया था मैंने आपको, उसके साथ में आपको इसके पढ़ना है। कैसे? सेक्शन 17 जो था वो कहता था कि रेंट ट्रिब्यूनल के फाइनल डिसीजन के समय फाइनल डिसीजन की बात करता था, वो एक्स पार्टे डिसीजन की बात नहीं करता था। मैंने यही बात आपको लास्ट जब सेक्शन 17 पढ़ाया था क्लास में तब भी बताई थी कि एक्स पार्टे डिसीजन की अगर बात होगी, रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए एक्स पार्टे डिसीजन की अगर बात होगी तो उसके बारे में सेक्शन 19 में प्रोविजन कर रखा है। सेक्शन 19 में कहाँ प्रोविजन कर रखा है एक्स पार्टे डिसीजन के बारे में, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 का सबसेक्शन 7। क्लियर हो गई बात? रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए जाने वाले एक्स पार्टे डिसीजन के खिलाफ अगर आप अपील करते हैं तो उसके बारे में प्रोविजन है आपका 19 का सबसेक्शन 7। और अन्यथा अगर कोई बात होती है तो बाकी 19 में प्रोविजन आपका, जैसे सबसेक्शन 6 है, इनमें प्रोविजन कर रखा है। ठीक है, तो एक्स पार्टे के लिए क्या याद रखना है, सेक्शन 19 का सबसेक्शन 7 रेंट ट्रिब्यूनल के एक्स पार्टे डिसीजन के समय लागू होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग शुरू से एक बार स्टार्टिंग कर लेते हैं। हम लोग सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 से लेकर 5 को सबसे पहले पढ़ेंगे। ध्यान दो कि सेक्शन 13 जब हमने पढ़ा था तो वो सेम प्रोविजन ऐसे ही है जो सेक्शन 19 में है, बस कुछ हाथ चेंजेस है। जैसे ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो थोड़े बहुत चेंज है खाली एक में, बाकी सारे के सारे वैसे के वैसे हैं। देखिए, तो आपको याद करने में भी इजी हो जाएगा। आपने सेक्शन 13 याद कर लिया, 19 को सेक्शन 13 में आपने सबसेक्शन 1 से 5 याद कर है आपको, तो 19 में भी 1 से लेकर 5 चूंकि एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है, केवल यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में मैं भी आपको बता दूंगी। ठीक है ना, वो चेंज है केवल। ठीक है, अब देखिए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन 19 का सबसेक्शन 1 कहता है कि राज्य सरकार द्वारा अपील किराया अधिकरणों का गठन। तो ध्यान दीजिए, सबसेक्शन 1 ये कहता है कि गठन कौन करेगा अपील किराया अधिकरण का, राज्य सरकार। जैसे किराया अधिकरण का भी राज्य सरकार कर रही थी ना, सेम राज्य सरकार उतनी संख्या में और ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां पर जरूरी हो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकेगी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। ठीक है, सेकेंड सबसेक्शन कहता है
कि किसी एक क्षेत्र के लिए 2 या अधिक अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल, जहां पर किसी एक क्षेत्र के लिए 2 या 2 से ज्यादा अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल स्थापित करे गए हैं, वहां पर राज्य सरकार जो है वो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनमें कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेगी। ठीक है, कार्यों का वितरण कर सकेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार कर सकेगी, जहां पर किसी एक क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल है उनके बीच में। ठीक, सेम यही बात वहां पर सेक्शन 13 में हमने पढ़ी थी। फिर आती है बात सबसेक्शन 3, ये कहता है कि एक अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, यानी कि एक पीठासीन अधिकारी होगा। अब उस पीठासीन अधिकारी को नियुक्त कौन करेगा? उच्च न्यायालय। कौन अपॉइंट करेगा? उच्च न्यायालय। ये जो पीठासीन अधिकारी होगा किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब 4 सबसेक्शन क्या कहता है? पीठासीन अधिकारी की योग्यता। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ध्यान दें, ये आपका डीजे कैडर का होना चाहिए बेटा, प्लस इसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बस यही इसी पॉइंट पर अलग है सेक्शन 13 से। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर ये सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसकी क्वालिफिकेशन होगी कि वो डीजे कैडर का होना चाहिए, प्लस उसे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आगे बात आती है सबसेक्शन 5 की। सबसेक्शन 5 कहता है कि हाई कोर्ट एक अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दूसरे अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के काम को सौंप सकती है, उसको दूसरे अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के कृत्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत कर सकेगी। यानी कि हाई कोर्ट जो है वो किसी एक अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दूसरे अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के काम करने को दे सकता है। ठीक है ना, वो उसे ऑथराइज कर सकता है कि आप इस अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल के काम को भी संभालेंगे। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ तक जो सबसेक्शन 5 तक हम लोग पढ़कर आए हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, क्योंकि सेम वही है, केवल एक क्वालिफिकेशन को छोड़कर सेम वही चीजें हैं जो हम सेक्शन 13 में रैंक ट्रिब्यूनल के समक्ष पढ़कर आए थे। अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं सबसेक्शन 6 के बारे में। यहाँ सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही अब किसकी बात कर रहे हैं? अपीलों की बात कर रहे हैं, अपीलें उनकी परिसीमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 6 रैंक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अंतिम आदेश की अपील। अब यहीं से इस चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। क्या? देखिए आपने जो मैंने जो आपको जैसे पढ़ाया था सेक्शन 17 की हम लोग बात कर रहे थे, है ना, वहां हम लोग क्या बात कर रहे थे? रैंक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अंतिम आदेश की बात कर रहे थे। ठीक है ना, एक्स पार्टे नहीं है। एक्स पार्टे के बारे में कहाँ प्रोविजन आएगा? अभी सबसेक्शन 7 में आगे। अभी हम बात कर रहे हैं रैंक ट्रिब्यूनल ने जो फाइनल ऑर्डर दे दिया है उसकी अपील। अब सबसेक्शन 6 हमें क्या क्वेश्चन कर रहा है? किस क्वेश्चन का जवाब देता है हमें? हम पूछते हैं कि भाई रैंक ट्रिब्यूनल ने जो फाइनल डिसीजन दे दिया, अब उसकी अपील कहाँ करेंगे? तो उसकी अपील करेंगे अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में। ठीक है, कौन से अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में? ऐसे अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर परिसर स्थित है। वो जो डिस्प्यूटेड प्रेमाइसेस है, वो जिसकी सीमाओं, जिस अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल की सीमाओं के भीतर सिचुएटेड है, स्थित है, उस अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल कौन सा होगा? जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वो परिसर स्थित है। अब दूसरा कहता है कब कर सकेंगे? तो इसका आंसर है कि अंतिम आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर। कब कर सकोगे? रैंक ट्रिब्यूनल ने जिस दिन फाइनल ऑर्डर इशू किया है उस दिन की तारीख से 60 दिन के भीतर, विद इन 60 डेज आप ये अपील फाइल कर सकते हैं, मतलब पार्टीज फाइल कर सकती है, प्लस अंतिम आदेश की प्रति के साथ फाइनल ऑर्डर की कॉपी भी उनको इसके साथ में लगानी होगी। क्लियर हो गई हमारे पास 2 बातें। अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल कौन से में जाएंगे? जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वो परिसर स्थित है। और कब जाएंगे? अंतिम आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर जाएंगे, प्लस हमें अंतिम आदेश की प्रति भी उसके साथ लगानी होगी, संलग्न करनी होगी। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ सबसेक्शन 7 पर। सबसेक्शन 7 बात करता है एक्स पार्टे डिसीजन के। अब देखो ये क्या कह रहा है? धारा 17 के तहत, अब हमारे पास धारा 17 के तहत अपील आने पर, अब धारा 17 के तहत अगर अपील आई है तब क्या किया जाएगा? अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल प्रत्यार्थी पर अपील की प्रति के साथ नोटिस तामील करेगा।
अब धारा 17 जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या देखा था हमने ये देखा था कि रैन ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, तारीख डिसाइड कर रहा है कि अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल के समक्ष आप इस तारीख को उपसंजात होंगे। ठीक है, अगर पार्टीज में से कोई अपील करता है और उस तारीख को अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल के समक्ष आता है, अपील करता है, वो अपील आती है अगर, तो वहां पर अपील आने पर अब अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सबसे पहले अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल पक्षकारों को की प्रेजेंस के लिए, उनको उपसंजात होने के लिए प्रत्यार्थी पर अपील की प्रति के साथ, किसकी कॉपी के साथ, अपील की कॉपी के साथ क्या करेगा, नोटिस तामील करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर प्रत्यार्थी अनुपस्थित रहता है, किसकी अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, प्रत्यार्थी की, अगर प्रत्यार्थी अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही वो करेगा। एक्स पार्टे जो प्रोसीडिंग है वो उसके विरुद्ध की जा सकेगी, किसके विरुद्ध, प्रत्यार्थी के विरुद्ध, अगर प्रत्यार्थी अनुपस्थित रहता है नोटिस देने के बाद। ठीक हो गई बात, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात है, यदि धारा 17 में पारित फाइनल ऑर्डर, यदि धारा 17 में पारित फाइनल ऑर्डर एक्स पार्टे है, नॉर्मल कंडीशंस की बात तो हम पहले ऊपर कर आ चुके हैं, अब यहाँ पर ये पूरा सेक्शन 17 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, यदि धारा 17 में पारित फाइनल ऑर्डर कैसा है, किस फॉर्म का है, एक्स पार्टे फॉर्म का है, एक्स पार्टे है, तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल क्या करेगा, अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल 30 दिन के भीतर की तिथि डिसाइड करेगा और प्रत्यार्थी को नोटिस देगा। ठीक है, उपस्थित होने के लिए। अगर सबसेक्शन 17 में पारित ऑर्डर एक्स पार्टे ऑर्डर है तो वहां पर अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल 30 दिन के भीतर की तिथि डिसाइड करते हुए क्या करेगा, प्रत्यार्थी को नोटिस जारी करेगा। अब अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल के पास दो पावर्स है इसके बाद में, वो क्या कर सकता है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि वो अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल चाहे तो एक्स पार्टे डिसीजन को सेट असाइड भी कर सकता है, रद्द कर सकता है। एक्स पार्टे डिसीजन किसका, रैन ट्रिब्यूनल का, उसको सेट असाइड भी कर सकता है, रद्द कर सकता है। दूसरा, या फिर वो क्या कर सकता है, और लिख लो इनके बीच में, या फिर वो क्या कर सकता है, एक्स पार्टे डिसीजन के विरुद्ध पक्षकार की अपील को भी स्वीकार कर सकता है। ठीक है, अपीलार्थी की अपील को वो स्वीकार भी कर सकता है। तो ये यहाँ पर दो पावर्स हो गई अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल के पास में। क्लियर हो गई बात। तो अब हमने क्या पढ़ा, दोबारा से एक बार इनको क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सेक्शन 19 के सबसेक्शन 5 तक तो हमने सेम वही गठन के बारे में बातें पढ़ी। क्वालिफिकेशन जो हमने देखी पीठासीन अधिकारी की, वो क्या होनी चाहिए, वो डीजे कैडर का होगा और 3 साल का उसको अनुभव होगा। ठीक है बेटा, बाकी सारी बातें सेम होगी सेक्शन 13 की तरह। फिर हम सेक्शन 6 की बात करके आए कि रैन ट्रिब्यूनल द्वारा जो अंतिम आदेश है उसकी अपील कौन से अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल के सामने की जाएगी, उस अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल के सामने जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वो परिसर सिचुएटेड है। क्लियर हो गई बात। दूसरी, कब करोगे, तो अंतिम आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर करोगे। अंतिम आदेश की प्रति आपको उसके साथ में लगानी होगी। हो गया सबसेक्शन 6। फिर सबसेक्शन 7 कह रहा है सेक्शन 17 के बारे में कि सेक्शन 17 के तहत अंतिम आदेश जो दिया गया था उसके आधार पर अगर पक्षकार वो अपील लेकर आते हैं अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल के पास, तब अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल क्या करेगा, तो कहता है कि साहब अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल जो है वो प्रत्यार्थी पर उपस्थित होने के लिए अपील की प्रति के साथ उस पर नोटिस तामील करेगा, और अगर प्रत्यार्थी एब्सेंट रहता है, वो नहीं आता, तो वहां पर अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स कर सकता है उसके अगेंस्ट में। ठीक, फिर बात करते हैं कि यदि धारा 17 में पारित अंतिम आदेश कैसा है, एक्स पार्टे है, तो ऐसे में अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल 30 दिन के भीतर की अवधि डिसाइड करेगा। 30 दिन के भीतर की तिथि डिसाइड करेगा, नोटिस जारी करेगा उपस्थित होने के लिए। 30 दिन के भीतर की तिथि निर्धारित कर देगा कि भाई इस दिन आपको उपस्थित होना है, नोटिस इशू कर देगा प्रत्यार्थी के विरुद्ध। प्रत्यार्थी को नोटिस इशू कर दिया, देन अब उसके पास दो पावर होगी अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल के पास। क्या, पहली तो होगी कि एक्स पार्टे डिसीजन को वो सेट असाइड कर सकता है। एक्स पार्टे डिसीजन किसका बेटा, रैन ट्रिब्यूनल का। रैन ट्रिब्यूनल ने जो एक्स पार्टे डिसीजन दिया था वो उसको सेट असाइड कर सकता है अपीलेट रैन ट्रिब्यूनल, या फिर एक्स पार्टे डिसीजन के विरुद्ध अपील को स्वीकार भी कर सकता है। क्लियर हो गई, ये दो पावर्स उसके पास हो गई। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ा, इस पार्ट में क्या पढ़ा हमने, सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 7। अगले पार्ट में हम लोग सबसेक्शन 8 से लेकर 13 कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका सेक्शन 9 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।